हिंद मेरे भाई। वेलकम है आप सभी का यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हिंदी मीडियम क्लास 10 मैथमेटिक्स में। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 1 रहेगा और इस लेक्चर के अंदर क्लास 10th मैथमेटिक्स का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं रियल नंबर का ये ओवरऑल ये वन शॉट रिवीजन रहेगा। इस वन शॉट के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? कंप्लीट कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर भाई। हमेशा क्वेश्चन करने से पहले मैं कहता हूं कि आप पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ो, जानो, तर्क वितर्क करो, सोचो, देन उसके बाद से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन काहे नहीं बनेगा भाई जब आप कॉन्सेप्ट को बढ़िया से पूरा पढ़े रहे होते। तो सबसे पहले इस वन शॉट के अंदर मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, देन उसके बाद से क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कहां से रहने वाला भाई? क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी। देखो बहुत सारे बच्चे जो रहते हैं साइड बुक, रेफरेंस बुक का यूज करते हैं। मेरी सलाह है भाई कि तुम एनसीईआरटी को एक एक क्वेश्चन, एनसीईआरटी का जो इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है या इसके उदाहरण में जितने भी क्वेश्चन दिया, इन सारे को घूर के पी जाओ भाई, रट जाओ, तो एक भी नंबर मैथमेटिक्स में भाई तुम्हारा कटने वाला नहीं है। मेरा टारगेट ही भाई, मैं यूं कहूं कि तुम एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो तो 100 आउट ऑफ 100 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। फिर उसके बाद से जो आपका आंसर लगता है, उस पर आप विश्वास करते हो, उसको मैं कराऊंगा। अवतार लगता है, अवतार का क्वेश्चन मैं लाया हूं। विद्या लगता है, विद्या का क्वेश्चन लाया हूं। यहां तक ले भाई डायरेक्ट में आपके पेपर को पढ़ के, जो पेपर में इस चैप्टर से एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, वो सारा क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूं। तो सोचो भाई, इतने सारे रिसोर्सेज को मैं एनालिसिस करके क्वेश्चन निकाला हूं, तो क्वेश्चन कहां से छूट ही जाएगा। तो जो ये वास्तविक संख्या होता है भाई, यानी कि रियल नंबर अध्याय हमारा 1 होता है, ये एक तरह से फ्री का नंबर देने वाला चैप्टर रहता है। इसकी वेटेज की बात करते हैं तो 5 से 6 नंबर का इसी चैप्टर से पूछता है और फ्री का नंबर होता है। मैं तुम्हें यह भी गारंटी देता हूं भाई, शुरू का मैं अभी नया हूं, तुम 30 मिनट दे के देखो, तुम्हें मालूम चल जाएगा कि मेरे कंटेंट में, मेरे क्वालिटी एजुकेशन में कितना दम है। और यह भी गारंटी देता हूं कि मैं तुम्हें वो क्वेश्चन बताऊंगा जो डायरेक्ट तुम्हारे पेपर में छपने को देखने के लिए मिलेगा। तो बिना देरी किए भाई स्टार्ट करते हैं अपने वास्तविक संख्या वन शॉट रिवीजन के साथ। एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। थोड़ा सा घबराना नहीं है, धैर्य रखना है, एक एक चीज को पढ़ते हुए चलना है। जो आपको मालूम भी होगा वो, और जो नहीं मालूम है तो वो तो आपको कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है तो भाई कॉपी कलम और 100% कॉन्सेंट्रेशन, दिल दिमाग को यहाँ फोकस करके चलिएगा। एक एक चीज को नोटिस करते हुए भाई, एक एक चीज को अपने नोटबुक में नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जैसे कि बात करते हैं हम लोग का चैप्टर का क्या नाम था? चैप्टर का नाम था अध्याय 1 का वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। आप प्राकृतिक संख्या से पहले हमको वास्तविक संख्या बताओ, क्योंकि हमें उस पर काम करना है। तो मैं कहूंगा भाई वास्तविक संख्या क्या होता है? दुनिया का कोई भी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर व्यक्त कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर कहलाता है। इन द इंग्लिश those number can be represent on the number line is known as real number। दुनिया का किसी भी संख्या को हम सीधी रेखा पर, संख्या रेखा पर दिखाते हैं, वो क्या कहलाता है भाई? रियल नंबर कहलाता है। अब यहाँ पे सवाल आएगा कि रियल नंबर दिखाते हैं यानी कि सीधी रेखा पर किस किस नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला नंबर होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग सीधी रेखा पर दिखाते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया प्राकृतिक संख्या क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर। रोजमर्रा जीवन में हम लोग जिस भी वस्तुओं को गिनने में यूज करते हैं वही तो कहलाता है प्राकृतिक संख्या। जिन संख्याओं का उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें ही क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ये एक से शुरू होकर कहां तक ले जाता है? अनंत तक ले। जैसे एग्जांपल्स में यहां बात करते हैं, उदाहरण में देख लो। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या तुमसे पूछता है तो वो क्या होता है? 1 होता है। 2 3 4 5 इसी तरह से 1 कहां तक ले भाई? अनंत तक ले। इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है भाई, अनंत तक ले चला जाएगा। तो सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1 होता है। अच्छा एक चीज ये भी जानो, जो प्राकृतिक संख्या होता है इसको रिप्रेजेंट करने का यानी कि दिखाने का तरीका क्या होता है? कैपिटल एम, इंग्लिश लेटर का कैपिटल एन से इसको दर्शाया जाता है। जैसे मैं कहूं भाई कि क्रिकेट आप देखते हो, क्रिकेट में अगर कोई भी बंदा आउट होता है तो एम्पायर कैसे इशारा करता है भाई? आपको मालूम है कैसे इशारा करते हैं? वो सिंबल हो गया। या आप देखते हो भाई रोड पे चलते हो
तो जब कहने के ट्रैफिक ज्यादा लगता है तो रोड पे आपका जो सिग्नल होता है उसमें रेड बत्ती लगता है जलने, वो क्या है भाई, कहने के वो सिंबल है कि रुक जाओ, खतरा है, गाड़ी जाम लगा है। उसी तरह यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन। और कैपिटल एन हमें ये बताता है कि इसका जब सबसे छोटा यानी प्राकृतिक संख्या का जो सबसे छोटा नंबर होता है वन से स्टार्ट होता है और कहां तक ले जाता है, अनंत तक ले। नेक्स्ट जो संख्या है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है भाई, प्राकृतिक संख्या के समूह में जीरो को इंक्लूड जब हम लोग कर देते हैं तो जो हमारे पास नया संख्या बनता है उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में कैसे नंबर आता है भाई, वन से लेके अनंत तक ले। शुरुआती कहां से हो रहा था, वन से, लेकिन अब क्या होगा, प्राकृतिक संख्या यानी कि जो वन से स्टार्ट हो रहा था अब वन से ना स्टार्ट कर उसके अंदर जीरो आ जाएगा, तो अब जीरो से स्टार्ट होगा। इसी पूरे संख्या के समूह को हम लोग क्या कह देंगे, पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या के समूह में, प्राकृतिक संख्या क्या है भाई, 1 2 3 4, अभी जीरो को भूल जा, प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को हम लोग इंक्लूड कर दे, शामिल कर दे, तो ये जो नया संख्या समूह बनता है इसको क्या कहते हैं, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। और इसको रिप्रेजेंट किससे कराते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से दिखाते थे, यहाँ पे इसको किससे दिखाते हैं, होल नंबर कैपिटल डब्ल्यू से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट जो संख्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें भाई क्या गलती करेंगे, ये इसका नाम होता है पूर्णांक संख्या। ये क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इंटीजर कहते हैं। ये पूर्णांक और पूर्ण संख्या एक ही समझते हैं भाई। पूर्ण संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर के साथ साथ जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो जो नया संख्या का समूह बनता है वो क्या कहलाता है, आपका पूर्ण संख्या कहलाता है। बट यहाँ पे पूर्णांक की बात करते हैं भाई, इसमें सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या मतलब क्या, 0 1 2 3 4 अनंत तक ले सभी पूर्ण संख्या। सभी पूर्ण संख्या मतलब यहाँ से देखो, अभी इधर भूल जाओ, अभी जीरो के पीछे या जितना भी नंबर लिखा हूं नेगेटिव में भूल जाओ, ये जीरो से मैं यहाँ पे कहूं भाई, जीरो से इधर देखो तो तुम्हें पूर्ण संख्या दिखेगा। तो सभी पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या मतलब जीरो के पीछे जो तुम्हें नंबर दिख रहा है ना, -1 -2 -3 सब नेगेटिव नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं ऋणात्मक संख्या। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या ये रहा, ठीक है, तथा ऋणात्मक संख्या के ही संग्रह को, इसके ही कलेक्शन को, इसके ही समूह को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका मतलब हमें क्लियर हो गया, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक एक ऐसा संख्या का समूह होता है जिसके अंदर नेगेटिव नंबर आता है, जीरो आता है और पॉजिटिव नंबर आता है। जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर आता है, जीरो आता है, नेगेटिव नंबर आता है। कहां तक ले, पॉजिटिव में अनंत तक ले, नेगेटिव में कहां तक ले, अनंत तक ले। और इसे किससे दर्शाया जाता है भाई, इसे डब्ल्यू या आई से दर्शाते हैं, कहीं डब्ल्यू से, सॉरी डब्ल्यू से नहीं भाई, जेड से। इसे किससे दर्शाते हैं, कहीं कैपिटल जेड या आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो संख्या है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहां से आप एग्जाम में हर बार एमसीक्यू पूछता ही है, और कहने का क्वेश्चन जो आप पढ़ते हैं उसमें भी इसका एप्लीकेशन है। तो आइए समझते हैं भाई परिमेय संख्या क्या होता है। दुनिया का कोई भी संख्या, थोड़ा ध्यान से सुनिए भाई, दुनिया का कोई भी संख्या जिसको p/q के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, दुनिया का किसी भी संख्या को हम लोग अंश अपान हर के रूप में लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। इसको p/q के रूप में, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। वे सारी संख्या है जिसको p/q मतलब बटे के रूप में, अंश अपन हर के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q, जो ये p और q है भाई, ये क्या होना चाहिए, दोनों पूर्णांक होना चाहिए। हमेशा p का वैल्यू और q का वैल्यू पूर्णांक होना चाहिए। मतलब कि p और q हमारा पॉजिटिव नंबर हो सकता है, हमारा नेगेटिव नंबर हो सकता है, p हमारा जीरो हो सकता है, q भी हमारा जीरो नहीं हो सकता, यही शर्त है। अगर q जीरो हो गया भाई तो हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वैल्यू नहीं आएगा। अब सिंपल सा दुनिया का वह सारा संख्या जिसको बटे के रूप में लिखा जा सकता है, p और q ये दोनों पूर्णांक हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, p का वैल्यू जीरो हो बट q का वैल्यू कभी भी किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो सारा संख्या क्या कहलाएगा, हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। जैसे एग्जांपल्स में बात करते हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्या है भाई, जैसे 1 2 3 4, जैसे एग्जांपल लिया भाई 4 एक हमारे पास क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होते हैं वो क्या होते हैं भाई, परिमेय संख्या होते हैं। तुम कहोगे भैया कैसे, 4 को कहां 4/1 लिख सकते हैं भाई, काहे नहीं लिख सकते हैं, तुम्हें भी मालूम है दुनिया का कोई भी संख्या है, उस संख्या को तुम 1 से भाग दे दोगे तो तुम्हें भी मालूम है कि पुनः वही संख्या मिल जाएगा।
जब 4 में 1 से भागा लगाओ तो 4 ही तो मिल जाएगा। अब यहाँ पे इस डिफिनेशन को फॉलो कर रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये तुम्हारा p हो गया, ये q हो गया, ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, ये तुम्हारा पूर्णांक है। यहाँ पे p बाई क्यू के रूप में संख्या बन गया 4, 4/1, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। तो मैं कहा दुनिया का कोई भी प्राकृतिक संख्या वो परमेय संख्या कहलाएगा, उसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसके बाद से बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, जितने भी होल नंबर होते हैं पूर्ण संख्या वो सब क्या कहलाते हैं? परमेय संख्या। जैसे कि बात करते हैं भाई जीरो। अब तुम कहोगे भैया जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं, जीरो को भी 0/1 लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं? मैं फिर कह रहा हूं भाई दुनिया का कोई भी संख्या रहे, अगर उस संख्या में तुम 1 से भाग दोगे तो जो संख्या है वही संख्या तुम्हें मिलेगा। तो जीरो को 0/1 लिख दिए। जीरो क्या है? p है, q है। ये क्या है भाई? p q क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो देखो जीरो हम लोग का एक पूर्णांक होता है और ये भी हम लोग का एक पूर्णांक है q, तो दोनों पूर्णांक है तो ये क्या कहलाएगा? p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो परमेय संख्या कहलाएगा। अच्छा बस इतना ही मत जानना कि सिर्फ प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ही हमारा क्या भाई परमेय संख्या कहलाएगा, उसके अलावा वह सारा नंबर जो कि क्या है भाई? पूर्ण वर्ग है। जैसे मैं कहूं कि वो संख्या बताओ भाई जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो नंबर बताओ जो कि परफेक्ट पूर्ण वर्ग है, तो तुम कहोगे भैया 2, कहूंगा भाई 2 पूर्ण वर्ग नंबर है ना भाई ना, एकदम सही सोचे। 4 4 क्या है भाई? पूर्ण वर्ग है, क्योंकि जब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो हम लोग का पेयरिंग बनेगा 2 into 2 का। तो ये जान लो भाई जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, जितने भी पूर्ण वर्ग संख्या होते हैं वो सब क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे परमेय संख्या। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ पे जितने भी स्क्वायर रूट के अंदर, जितने भी पूर्ण वर्ग रूट के अंदर पूर्ण संख्या आता है वो सब संख्या क्या कहलाएगा? परमेय संख्या। जैसे एग्जांपल्स में स्क्वायर रूट 4 है भाई, करनी में क्या है? 4 है। तुम्हें मालूम है भाई जब ये करनी हटेगा स्क्वायरिंग तुम करोगे तो ये तुम्हें 2 दे देगा, और 2 को 2/1 लिख सकते हो, ये तुम्हारा परमेय संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल, करनी में तुम्हारा 64 है, 8 गुणे 8, 8 8 जा 64, पेयरिंग बन रहा है। यहाँ पे भी तुम देख रहे हो क्या है? पूर्ण वर्ग है 64, जब बाहर आएगा तो 8 हो जाएगा, 8 को 8/1 लिख सकते हो, p बाई क्यू के फॉर्म में कर दोगे तो परमेय संख्या हो जाएगा। 16 की बात करते हैं करनी में, कोई भी करनी के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रहा है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं भाई परमेय संख्या का, ये तो छोटे बच्चों का लिए डिफिनीशन होता है, परिभाषा होता है कि दुनिया का कोई भी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। बट तुम आगे हो भाई क्लास 10th में, तुम्हारे लिए एक अलग ही स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डिफिनीशन बनाया गया परिभाषा। वो क्या कहता है? दुनिया का किसी भी परमेय संख्या का अगर हम लोग डेसिमल्स एक्सपेंशन करते हैं यानी कि दशमलव प्रसार करते हैं, अगर वो दशमलव में अंक दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद कट जाता है उसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। जैसे नहीं समझ आया भाई एग्जांपल से समझो। यहाँ पे क्या था? हमारे पास एक p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर था 1/2, 1/2 है जो कि परमेय संख्या है। सपोज करो भाई कि तुम्हें बट्टे के रूप में दे दे रहा है, इस तरह दे दे रहा है तो तुम समझ जाओगे, लेकिन अगर तुमको मान लो कल को डेसिमलों में दे दिया, डेसिमलों में दे दिए भाई डेसिमल्स में, तो क्या तुम पहचान जाओ? एकदम पहचान जाओ। इसकी पहचान क्या है? अगर कोई भी संख्या दशमलव के अंदर परमेय संख्या होगा तो वो दशमलव के बाद जो पॉइंट लगे इसको डेसिमल्स पॉइंट कहते हैं, दशमलव पॉइंट कहते हैं। इस पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जा रहा होगा कुछ अंकों के बाद, जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद सिर्फ एक ही अंक के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? शांत दशमलव। ये क्या कहलाएगा? परमेय संख्या कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखो भाई 7/8, 7/8 दे रहेगा तो तुम बता दोगे, बट क्या इसी 60/8 को दशमलव प्रसार में चेंज करके ऐसे दे दे कि 0.875, तो क्या तुम बता दोगे? एकदम बता दोगे, क्योंकि भैया ने पढ़ाया है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ परमेय संख्या। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बताता हूं, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ परमेय संख्या इज शांत दशमलव। शांत दशमलव मतलब दशमलव के बाद पॉइंट के बाद जो अंक होगा वो टर्मिनेट हो जा रहा होगा कुछ नंबर के बाद, जैसे ये कि 3 डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा? शांत दशमलव। और जब शांत कहलाएगा तो परमेय संख्या कहलाएगा। एक चीज ये भी जान लो, अगर तुम्हारा किसी भी परमेय संख्या के p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर है भिन्न के रूप में, जब उसका दशमलव प्रसार करते हो तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो कुछ ही डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाए, शांत हो जाए। वो हो सकता है भाई तुम्हारा आवर्ती हो, आवर्ती हो मतलब वो रिपीट करे। जैसे यहाँ देखो 1/3 है, जब हम लोग क्या करें इसको डेसिमल्स के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं भाई, तो क्या आ रहा है? 0.33333, इतना बार कि हम लोग गिनते गिनते मर जाएंगे।
अनंत तक ले आ रहा है भाई। यहाँ पे 1/3 को जब हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं दशमलव के रूप में, तो 0.33 जीरो पॉइंट के बाद खाली 3 इतना बार आ रहा है कि जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये दशमलव प्रसार को हम लोग कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट नहीं होगा, जैसे यहाँ देखो टर्मिनेट हो जा रहा है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, डॉट डॉट मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट ये आवर्ती हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद से। यानी कि अशांत आवर्ती जितने भी दशमलव रहेंगे, शांत जितने भी दशमलव रहेंगे डेसिमल्स प्रसार में, वो सब क्या कहलाएंगे, परिमेय संख्या कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे एक बार मेरे पास नंबर है भाई 2/11 है, इसका दशमलव प्रसार दिया है, तो यहाँ देखो 0.1818 मतलब पॉइंट के बाद 1818 रिपीट हो रहा है, 2 डिजिट इधर रिपीट हो रहा है, 18 यहाँ पे तो सिर्फ 3 एक डिजिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट हो रहा है। तो अशांत आवर्ती जितने भी दशमलव होते हैं या शांत दशमलव होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या। ये जो आपका परिभाषा होता है, कंप्लीट परिभाषा होता है आपके क्लास 10 लेवल का परिमेय संख्या के लिए। आई होप आप परिमेय संख्या को समझ गए हो। अब समझते हैं भाई अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट जो हमें संख्या पढ़ना है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं भाई साहब, इरेशनल नंबर कहते हैं अपरिमेय संख्या को। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है, आप परिमेय संख्या को भी पढ़े इसके पिछले स्लाइड में। परिमेय संख्या का ठीक अपोजिट होता है। परिमेय संख्या क्या कहता है, दुनिया का किसी भी संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वो सब संख्या क्या कहलाता है, परिमेय संख्या। दुनिया के किसी भी संख्या को बटे के रूप में p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो सारी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। उसका अपोजिट होता है अपरिमेय, यानी कि इसमें क्या होगा, दुनिया का वो सारा संख्या जिसको बटे के रूप में, जिसको p/q के रूप में न लिखा जाए, जहां p/q पूर्णांक होना चाहिए और 0 के q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वो सारी संख्या क्या कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। अब तुम दिमाग लगाओ भैया तब कौन सी संख्या अपरिमेय कहलाएगा, तो मैं कहूंगा भाई रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, यानी करनी के अंदर आने वाली वे सारी अभाज्य संख्याएं जिनका पूरा वर्गमूल न निकलता, वो क्या कहलाएगा भाई, हमारा अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल कहलाएगा। जैसे अब तुम कहोगे भैया अभाज्य संख्या पहले समझा दो, उसके बाद हम लोग समझ जाएंगे। ये तो समझ रहे हैं करनी, अब तुम यही कह रहे हो कि करनी के अंदर यानी कि रूट के अंदर अभाज्य संख्या, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या आ जाएगा तो वो जो संख्या होगा वो क्या कहलाएगा, अपरिमेय कहलाएगा। जैसे मैं कहूं भाई अभाज्य संख्या की बात करता हूं, तो अभाज्य संख्या वो संख्या होता है, अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जिसको केवल 2 गुणनखंड हो, जिसको केवल 2 ही नंबर डिवाइड करे, या सिंपल लैंग्वेज में समझो भाई, अभाज्य संख्या वो संख्या होता है जो कि 1 से कटे और खुद अपन ही नंबर से कटे। जैसे मैं कहूं सबसे छोटा अभाज्य संख्या भाई तुम्हारा 2 होता है, 2 को तुम देखो कितना नंबर डिवाइड कर दे रहा है, तो तुम कहोगे भैया जो 2 है ये 1 से कट जाएगा और 2 खुद से कट जाएगा, तो 2 क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे मैं बात करता हूं भाई 3 कहोगे भैया ये 1 से कट जाएगा, ये 3 खुद से कट जाएगा, तो अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे मैं कह दूं भाई क्या 4, तो तुम कहोगे भैया 4 1 से कट जाएगा, 4 ये 2 से भी कट जाएगा, 4 खुद 4 से कट जाएगा, तो यहाँ पे ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर आ जा रहा है, मतलब 2 से अधिक संख्या इस 4 को काट रहा है। मैं क्या कहा कि हमारे पास दुनिया का कोई भी संख्या सिर्फ उसको 2 ही संख्या काटे, या सिंपल भाषा में वो संख्या जो खुद से कटे 1 से कटे। ये देखो 4 खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट, लेकिन 2 से कट जा रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। बाकी ये 2 3 चाहे आपका 5 की बात कर ले, 7 की बात कर ले, ये खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो दुनिया का कोई भी संख्या जो कि खुद से कटे 1 से कटे अभाज्य संख्या कहलाता है। बस कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था तुम्हें भी मालूम भाई, 2 क्या है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। इस 2 को हम लोग किसके अंदर लाते हैं, स्क्वायर के अंदर लाते हैं, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर लाते हैं। अब जो ये स्क्वायर रूट बन गया ना, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट जो 2 है इसी को क्या कह लेंगे भाई, अपरिमेय संख्या। यानी रूट के अंदर वो सारे संख्या जो अभाज्य संख्या कहलाते हैं वो क्या कहलाएंगे, अपरिमेय कहलाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 17, पाई। अच्छा एक चीज ये भी देखना भाई, पाई से रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनता है। पाई का 2 वैल्यू होता है। पाई का एक वो वैल्यू होता है जो कि हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको क्या लिखते हैं भाई, 22/7, जो हम लोग जानते हैं 22/7, निचली क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 22/7 होता है पाई का वैल्यू,
ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होता है 22/7। चूंकि तुम देख रहे हो पी बाई क्यू के फॉर्म में, ये पी हो गया, ये बटे का साइन हो गया, ये तुम्हारा क्यू हो गया, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ये तुम्हारा 22/7। तो ये जो 22/7 होता है पाई का वैल्यू, ये तुम्हारा अपरिमेय नहीं परिमेय कहलाता है, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में। बट पाई का जो तुम्हारा ये वैल्यू होता है डेसिमल्स वाला, क्या 3.1415942 समथिंग डॉट डॉट डॉट, इसी तरह जो आता है भाई, ये क्या कहलाता है तुम्हारा अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्यों अपरिमेय संख्या कहलाता है भाई? जिस तरह हम लोग डेसिमल, जिस तरह हम लोग दशमलव प्रसार परिमेय का देखे थे, शांत होता है या अशांत आवर्ती दशमलव होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होगा भाई साहब, यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का अशांत अनावर्ती दशमलव। अशांत अनावर्ती दशमलव का मतलब क्या? अगर हमारे पास अपरिमेय संख्या का कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, तो दशमलव के बाद से जो उसके डिजिट होंगे, ना ही तो रिपीट करेंगे ना ही टर्मिनेट करेंगे, मतलब ना तो पूरा कटने वाले हैं। डॉट डॉट का मतलब क्या भाई, ये कटने वाले नहीं है, मतलब अनंत तक लाएंगे। दूसरा चीज की रिपीट भी नहीं करेंगे। देख रहे हो यहाँ पे 0.1, कई लोग कहेंगे कि 0.1 तो टर्मिनेट सॉरी रिपीट कर रहा है। मैं कहूंगा भाई देखो 0.1, फिर 2 को 0.1, फिर 3 को 0, 4 को 0.1, 5 को 0.1, 6 को 0, इसी तरह अनंत तक ले। तो जो अशांत अनावर्तिक दशमलव होता है वो क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ देखो 1 5 6, यहाँ पे फिर 5, फिर 5 6, फिर यहाँ पे 3 को 5 6, एक दशमलव के बाद से क्या है 1 5 6 है, फिर यहाँ पे 2 को 5 फिर 6 हो गया, फिर यहाँ पे 3 को 5 6, फिर 4 को 5 6 हो गया। यहाँ पे हमें जो ये दिख रहा है किसी नंबर का दशमलव एक्सपेंशन, दशमलव प्रसाद, ये कैसा है? अशांत अनावर्ती दशमलव है। ना ही ये टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट करेगा, ये इनफाइनाइट तक इसका वैल्यू निकलता जाएगा। जैसे पाई का वैल्यू होता है 3.141499642 समथिंग इनफाइनाइट तक ले। तो आई होप तुम समझ गए भाई कि परिमेय क्या होता है अपरिमेय क्या होता है, दोनों का दशमलव प्रसार भी समझ गए भाई। इसका ये जो बचपन वाला डिफिनीशन होता है ये भी समझ गए भाई। एग्जाम्पल्स जितने भी तुम्हारे एग्जाम में बनता है ये भी समझ गए भाई। अब किस पे चलते हैं? अपने वास्तविक संख्या को समझते हैं। अब यहाँ समझते हैं भाई जो हम लोग का चैप्टर का नाम है, यानी कि वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या को एकदम सिंपल भाषा में समझो भाई, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या इक्वल टू वास्तविक संख्या। यानी कि उन सारे संख्याओं के समूह जिसके अंदर परमेय संख्या आता हो और अपरमेय संख्या आता हो, यानी कि सभी परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्या जो होता है भाई, परिमेय और अपरिमेय का पप्पा होता है, बाप होता है, समझ गए? इसके दो बेटे होते हैं। या ऑन दी अदर हैंड, दूसरा डिफिनेशन जो मैं तुम्हें वो स्टार्टिंग में ही बताया था, क्या? जिस भी संख्या को हम लोग नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट कराते हैं या व्यक्त कराते हैं भाई, दिखाते हैं, उन सारे संख्या को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दिखाएं, वो क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाएगा। और मैं बताया था किस संख्या को आप बता सकते हो। उदाहरण में वास्तविक संख्या क्या कहलाएगा भाई? जितने भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6, होल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6, इंटीजर ऋणात्मक संख्या 0, आपका क्या हो जाएगा भाई? फिर होल नंबर यानी कि धनात्मक संख्या। क्यू मतलब क्या भाई? तुम्हारा रेशनल नंबर, परमेय संख्या और इरेशनल नंबर। इन सारी नंबर को भाई कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर दिखा देंगे, और नंबर लाइन पर दिखा देंगे तो यही क्या कहलाएगा? हमारा आर। आर मतलब वास्तविक संख्या को दर्शाते हैं कैपिटल आर से, यानी कि वास्तविक संख्या। आई होप भाई अभी तक ले तुमको एकदम क्लियरिटी मिला है, एक एक चीज को एकदम जड़ को मैं पढ़ाया हूं एकदम भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ। क्या क्या? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या। अब यहाँ इसके बाद से भाई मैं उस चीज को यहाँ पे इंक्लूड करने जा रहा हूँ जो कि डायरेक्ट तुम्हारे बोर्ड से उसका नाता होता है। अभी तक ले देखा जाए ये बेसिक सब चीज था, लगभग सबको ये मालूम रहता है। यहाँ से तुम्हारे एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू ही बनेंगे, लेकिन ये सब चीज आपको मालूम रहेगा तभी आप अगला जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा जो कि आपके क्लास 10 से रिलेट करेगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम से रिलेट करेगा, तभी आपको समझ आने वाला है। जो टॉपिक है हमें समझना है गुणनखंड और गुणज। जितने मेरे भाई ये गुणनखंड और गुणज को एक ही चीज मान के चलते हैं, लेकिन इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। गुणनखंड का मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं भाई फैक्टर। फैक्टर, अब तुम कहोगे भैया फैक्टर क्या होता है, यानी कि गुणनखंड क्या होता है? तो मैं यहाँ पे क्लियर लिख दूंगा कि जो संख्या को
विभाजित, जो संख्या को विभाजित कर देता है उसे क्या कहते हैं भाई? गुणनखंड कहते हैं। जैसे कहोगे भैया उदाहरण में बताओ, तो मैं कहूँ भाई यहाँ पे दो, सबसे छोटा नंबर ले रहा हूँ दो, उससे भी छोटा वन होता है, बट वन का गुणनखंड वन नहीं होता है, वन खुद ही होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पे नंबर लिया हूँ टू, तो मैं कहूँ भाई कि तुम बताओ टू का गुणनखंड कितना है। यानी कि कहना का मतलब दो को कौन कौन संख्या काट सकता है, विभाजित कर सकता है। तो तुम कह दोगे भैया एक इसको एक काट सकता है, एक ये टू से विभाजित हो सकता है। तो एक और जो दो है भाई, कहने का इसके दो गुणनखंड हो। जैसे एक और मैं नंबर लेता हूँ, यहाँ पे चार ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कहूँ भाई कि चार को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, फोर को वो कौन कौन सी संख्या जो इसको डिवाइड कर सकता है। तो तुम कहोगे भैया एक ये एक से कट सकता है, एक ये दो से कट सकता है, एक ये चार खुद चार से कट सकता है। तो एक, दो और चार, ये तीन जो है ये संख्या चार के गुणनखंड कहलाएंगे। जैसे एक और नंबर की बात करता हूँ, यहाँ पे 16 ले लिया। अब मैं फिर कह रहा हूँ भाई कि 16 को कौन कौन नंबर काट सकता है। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? जो संख्या को विभाजित कर दे। तो इस संख्या को कौन कौन संख्या, कौन कौन नंबर भाई विभाजित कर देगा, वो इस संख्या का गुणनखंड कहलाएगा। जैसे एक इसको काट देगा, एक ये टू से डिवाइड हो सकता है, एक ये फोर से डिवाइड हो सकता है, एक ये एट से डिवाइड हो सकता है, एक ये 16 खुद से डिवाइड हो सकता है। तो 1 2 4 8 6 जो है ये 6 का गुणनखंड कहलाएगा। ऑन दी अदर हैंड, यानी कि वही दूसरी तरफ बात करते हैं गुणज। गुणज का मतलब क्या होता है भाई? मल्टीपल, या इसको आम भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? टेबल, यानी कि पहाड़ा। जैसे इसका मतलब क्या होता है? जो संख्या को गुणा करके बनाया जाता है। यहां लिख देता हूं, संख्या जो संख्या को गुणा कर के बनता है, जो संख्या को गुणा करके बनता है भाई उसे क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं, मल्टीपल कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स में मैं वही टू लेता हूँ, यहाँ पे टू लिया, तो मैं कहूँ भाई टू का कौन कौन गुणज है। तो तुम कहोगे टू का एक टू खुद गुणज हो जाएगा, टू एक चार का गुणज टू हो जाएगा, छह का गुणज टू हो जाएगा, आठ का गुणज टू हो जाएगा, इसी तरह सो ऑन। यानी कि गुणज का मतलब होता है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब होता है टेबल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पहाड़ा। पहाड़ा मतलब वह संख्या जो कि यहाँ टू की बात कर रहे हैं, तो टू के पहाड़ा में आता है। तो देखो यहाँ पे जो दो है, दो के पहाड़ा में आता है, चार दो के पहाड़ा में आता है, छो जो है दो के पहाड़ा में आता है, आठ जो है दो के पहाड़ा में आता है। तो ये जितनी भी नंबर है इसके बाद जो आएंगे सब क्या कहलाएंगे? टू का ये गुणज कहलाएंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ भाई, एक और एग्जांपल मैं यहाँ ले लेता हूँ चार। अब मैं कहूँ कि चार का तुम गुणज बताओ, मतलब चार का पहाड़ा बताओ, चार का मल्टीपल होगा, तुम कह दोगे चार हो जाएगा भैया, तुम कह दोगे आठ हो जाएगा भैया, तुम कह दोगे 16 हो जाएगा भैया, तुम कह दोगे 24। कोई जरूरी नहीं कि चार दूनी आठ, चार दूनी 16, ये तरह नहीं, सीक्वेंस बने। कोई जरूरी नहीं कि पहले एक हो फिर दो का मल्टीपल आना, किसी तरह। बस तुम ये देखो क्या है, जो 24 है ये चार का गुणज है, क्योंकि जो 24 है चार के पहाड़े में आता है। बट हो जाए बात करते हैं गुणनखंड का, तो मैं सिर्फ कहूँ कि 24 का गुणनखंड बताओ। तो तुम खुद सोचो, वो नंबर सोचो जो इसको डिवाइड कर सकता है। तो तुम कह दोगे एक इसको काट सकता है, एक इसको दो काट सकता है, एक ये तीन से कर सकता है, एक ये चार से कर सकता है, एक ये छह से कर सकता है, एक ये आठ से कर सकता है, एक ये किससे कर सकता है? 12 से कर सकता है, एक ये 24 खुद 24 से कर सकता है। तो 1 2 3 4 6 8 12 और 24 है भाई, ये क्या है? 24 के गुणनखंड कहलाएंगे। बट जो 24 है किसका गुणज है? चार का गुणज। आई होप तुमको भाई गुणज और गुणनखंड दोनों समझ आ गया। एक और चीज होता है, एक और चीज क्या होता है भाई, मैं तुम्हें बता दूं, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। सिंपल भाषा में समझो, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टर इसको कहते हैं। ऐसा गुणनखंड जो स्वयं अभाज्य संख्या हो, ऐसा गुणनखंड जो स्वयं अभाज्य संख्या हो, वो क्या कहलाता है भाई? वो हम लोग का क्या कहलाता है? कहीं ना कहीं कहलाता है अभाज्य गुणनखंड। जैसे एग्जांपल्स में बात करता हूं, अभाज्य गुणनखंड किसकी मैं बातें कर रहा हूं भाई? अब गुणनखंड ही है लेकिन अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ लिख देता हूं अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसा गुणनखंड भाई, मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा गुणनखंड जो स्वयं अभाज्य संख्या।
जैसे मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ भाई, 20 लिख सकता हूँ। तो तुम पहले सोचो कि 20 का गुणनखंड क्या है। तो 20 का गुणनखंड मतलब इसको 20 को कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो तुम कहोगे भैया कोई एक काट सकता है कि ये 2 से कट सकता है, 3 से कट जाएगा ना, 4 से कट जाएगा भैया, 5 से कट जाएगा, और किसी कट जाएगा 10 से कट जाएगा, और ये 20 से कटेगा। तो ये 20 का सिंपल सा गुणनखंड हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ 20 का तुम अभाज्य गुणनखंड बताओ। तो तुम्हें ऐसे सोचना है, ऐसे गुणनखंड सोचना है 20 का जो स्वयं अभाज्य संख्या। तो तुम क्या कह दोगे, 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 4, और 4 पचे 20। इसको और भी तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हो, 2 टाइम है तो 2 का वर्ग लगा दो गुणे 5। और तुम देख लो 2 क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, 5 क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, ये 20 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। समझ गए भाई, क्लियरिटी तो मिल गया। गुणनखंड मतलब सिंपल सा वो नंबर, दिए गए नंबर को जो विभाजित कर दे। बट अभाज्य गुणनखंड की बात आ रहा है तो ऐसा गुणनखंड जो स्वयं अभाज्य संख्या के रूप में हो। देखो 20 का ये गुणनखंड ही है, बट ये दोनों अभाज्य संख्या है, बस खत्म। हम लोग पिछले कॉन्सेप्ट को रिवाइज किए हैं भाई, सेम उसी पैटर्न पे, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड है 140 का, मैं क्या बताना है, अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो तुम खुद ही बताओ भाई, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या, कि ऐसा गुणनखंड जो अभाज्य के रूप में हो, अभाज्य संख्या के रूप में हो। तो यहाँ पे 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भाई, दिमाग में सोचो किसको कैसे तोड़ सकते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अब बच गया 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अभी ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है, अभी इसको मैं क्या करता हूँ और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करता हूँ, पावर के रूप में। तो क्या हो जाएगा, 2 के घात 2, क्योंकि 2 2 बार है, 2 2 टाइप मल्टीपल है, फिर 5 हो जाएगा इंटू 7 हो जाएगा। तो 140 का क्या हो गया भाई, ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड हो गया। अच्छा तुम नहीं सोच पा रहे हो भाई, तो इसके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होता है, 140 को हम लोग सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, बट 1 से नहीं 2 से स्टार्ट करते हैं। जैसे तुम एचसीएफ एलसीएम नहीं निकालते हो, सेम वही प्रोसेस। यहाँ पे 2 से डिवाइड करो 70 टाइम्स, फिर यहाँ पे 2 से भाग दो तो 35 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से नहीं जाएगा, 3 से कटेगा नहीं, 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो 5 7 35 होता है, फिर 7 से एक बार में। 140 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के घात 2, क्योंकि 2 2 बार है, गुणे 5 गुणे 7, इस तरह कर सकते हो। अगर तुम दिमाग में नहीं सोच पा रहे हो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो तुम अभाज्य गुणनखंड विधि यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके दिए गए संख्या का अभाज्य गुणनखंड में तुम एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी व्यक्त कर सकते हो। क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, यहाँ भी हमें अभाज्य गुणनखंड ही बताना, लेकिन अब संख्या चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्या है, 156 है, तो 156 को किस में लिखना है भाई, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो सिंपल है राइट भाई, हम लोग किसका यूज करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि की का यूज करेंगे। तो इसमें सिंपल सा सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दो, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर यहाँ पे 2 से भाग दो, ठीक है, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर अभी 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा, 3 के 3, 3 तरीके 9, अब कितना टाइम, ये तुम्हारा 13 टाइम एक बार कट गया। यानी कि 156 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के घात 2, क्योंकि 2 2 बार है, इंटू फिर 3 लिख सकते हैं, फिर 13 लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, 156 का ये अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। क्यों अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा भाई, क्योंकि 2 3 और जो 13 तुम्हारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य गुणनखंड क्या कहता है, दुनिया का कोई भी संख्या उसका गुणनखंड करने पे हमें अभाज्य संख्या मिल जाए, वो क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। यानी कि एक ऐसा गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड एक ऐसा गुणनखंड होता है जिसका कहने के हम जब गुणनखंड करते हैं तो स्वयं अभाज्य संख्या के रूप में आता है। तो देखो ये सब अभाज्य संख्या, ये इसका गुणनखंड है लेकिन अभाज्य संख्या के रूप में है, इसलिए क्या कहलाएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसे एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं भाई, एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 5005। अब इतना बड़ा संख्या है, क्या डर जाना है भाई, क्या इसका अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है। तो मैं मानूंगा भाई अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको एक्सप्रेस करो, तो इसको एक्सप्रेस करो, यहाँ पे आओ करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के थ्रू। यहाँ पे फिर हमारे पास सबसे पहले ये 5 से जाएगा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा नहीं करेगा, 5 से, तो 5 के 5, 2 को 0, 5 के 5। अब दिमाग लगाओ भाई किससे कट रहा है, 60 से कट जाएगा, 7 से। आओ देखते हैं 60 से कट रहा है कि नहीं, 7 के 7 एक बार में, हासिल बच गया 3, 30 हो गया, 7 चौको 28, 7 चौको भाई 28, 28 हो गया, फिर हासिल कितना बच गया 2, तो 21, 7 तरीके 21, ये कट गया। अब दिमाग लगाओ, क्या ये तुम्हारा कट जाएगा, 11 से तुम्हारा कट जाएगा, तो देखो 11 कम 11, हासिल 3 को बच गया, इधर गया 33, तो ये हो जाएगा 13। अब ये 13 से तुम्हारा कट जाएगा, तो ये 13 से कट जाएगा तो तुम्हारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई,
5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा 5005 का अभाज्य गुणनखंड। दुनिया का छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा संख्या का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि के थ्रू हम लोग उसको इजिली लिख सकते हैं। कल को तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है भाई तो तुम इसको छोड़ना मत, क्योंकि मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट भी बता चुका हूँ, मैं तुम्हें फॉर्मूला भी दे चुका हूँ, मैं विधि भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो यहाँ पे अंक गणित की आधारभूत पर में क्या कहता है, किसी भी भाज्य संख्या को हम लोग किसके रूप में व्यक्त कर दे रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दे रहे हैं, उसी को, उसी प्रमेय को, उसी थ्योरम को क्या कहते हैं, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक या अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अभी तुम इसकी स्टेटमेंट में मत जाओ, अभी मैं ये पढ़ के तुम्हें क्लियरिटी करूंगा। जैसे मैं नंबर लेता हूं 140, अब मैं ये क्या कर रहा हूं भाई, जो 140 है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देना ही क्या कहलाएगा भाई, अंक गणित की आधारभूत कहलाएगा। तो हम लोग पिछले देखे थे 2 के घात 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 और 7 चौको 28, 28 और क्या था ना, रुक जाओ, 2 के घात 2 क्या है 4 और 4 पचे 20 अब 20 7 क्या हो जाएगा भाई 140 हो जाएगा, यही ना था, हाँ सही है, 4 पचे 20 20 7 क्या हो जाएगा 140। ठीक है, तो यहाँ पे 140 क्या है भाई, 140 हम लोग का ये क्या है, भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 2 से ज्यादा गुणनखंड मिलेगा, 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, ठीक है, गुणनखंड है, 2 से ज्यादा इसका गुणनखंड है, इसलिए क्या हो गया हमारा ये 140 भाज्य संख्या हो गया। बट इस भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख देना क्या कहलाएगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यानी कि अंक गणित की आधारभूत। तो ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड, ये सब क्या है, अभाज्य, सॉरी हाँ अभाज्य है, अभाज्य ये गुणनखंड हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो एक बार और सुनो भाई, दुनिया का कोई भी संख्या जो कि भाज्य संख्या, दुनिया का वह सारा भाज्य संख्या जिसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में यानी कि प्राइम फैक्टर के मल्टीपल में लिख देते हैं तो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय कहलाएगा, यानी कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद एक चीज ये भी जान लेना, अगर किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड ये आ रहा है 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7 आ रहा है, इसका मतलब वो श्योर है भाई कि 140 से ही भाज्य संख्या होगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया का कोई भी संख्या का सपोज करो कि तुम्हें ये 140 नहीं दिया है, ठीक है, 140 नहीं दिया, तुम्हें दे दिया 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो अब यहाँ पे मैं पूछूं कि अगर जो ये 2 के घात 2 है 5 गुणे 7 है, ये किसका अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है, तो ये 140 का है, एकदम कंपलसरी, सबका मल्टीप्लाई कर दो 140। तो जो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में हम लोग किसी भी भाज्य संख्या को व्यक्त करते हैं तो एक यूनिक नंबर होता है। वही यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक, क्या कह रहा है भाई, प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य के गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड में आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय यूनिक होता है, यानी कि ये यूनिक है। बस ये जान लो कि अगर 140 का अभाज्य गुणनखंड गुणनफल क्या आ रहा है, 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7 आ रहा है, तो ये 140 का ही रहेगा, किसी और दूसरे का नहीं आएगा भाई। कल को मैं इसको मैं फिर कह रहा हूं भाई, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ 2 के घात 2 गुणे 5 लिख रहा हूँ, तो ये मैं पूछूं कि बताओ ये किस भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा गया है। तो तुम कहोगे 2 के घात 2 मतलब 4, 4 पचे 20, यानी कि ये 20 का है। तो तुम कर लो भाई, देखो 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के घात 2 गुणे 5 गुणनफल के रूप में नंबर मिलता है, ये यूनिक होता है। अगर 2 के घात 2 गुणे 5 है तो ये 20 का ही है, अगर 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7 है तो 140 का ही है, किसी दूसरे का ये अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में नहीं हो सकता है। आई होप तुमको ये पूरा द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स अंक गणित की आधारभूत पर में समझ आ गया है। अब बढ़ते हैं भाई इसके क्वेश्चन पे, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इसी के कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। एक बार और मैं तुम्हें समझा दूंगा भाई कि अंक गणित की आधारभूत पर में क्या कहता है, दुनिया का कोई भी भाज्य संख्या उसको कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज नोन एज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दुनिया का कोई भी भाज्य संख्या जिसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं
उसी प्रमेय को, उसी थ्योरम को क्या कहते हैं, अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड 2020, 22, 24 और यही क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश बोर्ड 2023 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक संख्या अपरम है। मैं बताना इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी एक संख्या जो अपरम है। अच्छा, अपने नजर डाला जाए किस पे भाई, ऑप्शन पे। तो जो ऑप्शन में हमारे जितने भी नंबर है सब स्क्वायर रूट के अंदर है। तो मैं बताया था भाई, अगर वह संख्या जो कि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है अपर में कहलाएगा, तो कौन सी संख्या था भाई, अभाज्य संख्या था। तो तुम इसमें से देख लो भाई कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या और करनी के अंदर आ रहा है, तो सिंपल एज दैट वो तुम्हारा अपर में हो जाएगा। जैसे 9 की बात करते हैं भाई, तो 9 हमारा एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, ये क्या होता है भाई, हमारा भाज्य संख्या होता है, इसलिए ये नहीं होगा। अच्छा, तुम ये भी जानते हो भाई 9 का जब स्क्वायरिंग करोगे, जब पेयरिंग बनाओगे तो 3 गुणे 3, ये तुम्हें करनी से बाहर आएगा तो 3 दे देगा, ये तुम्हें 4 दे देगा। बट यहाँ 5 की बात करते हैं भाई, तो ये करनी से बाहर एवे नहीं करेगा, ठीक है, ये करनी में फसले रह जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, अपर में कहलाएगा। या उस मेथड का यूज कर सकते हो भाई, करनी के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर वह संख्या जो कि क्या है, अभाज्य है। तो 5 एक अभाज्य संख्या है, और चूंकि किसके अंदर है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर है, तो यही क्या कहलाया जाएगा, हमारा अपर में कहलाएगा, यानी कि ये इरेशनल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी को भी तुम चेक कर लो भाई, ये क्या है 25 है, चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर है भाई, तो ये पेयरिंग बनाएगा 5 का, 5 इंटू 5, तो ये बाहर आएगा तो हमें क्या दे देगा, 5 दे देगा। ये आपके उत्तर प्रदेश 2022-2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, और यही क्वेश्चन आपका झारखंड बोर्ड में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है भाई। तो हम लोग तो ये जानते हैं, एकदम रट्टा याद हो गया, 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, और 4 पचे 20, अब 20 से 7 140 हो जाएगा। तो आओ चेक करते हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा। 2 गुणे 5 गुणे 7 ना भाई, 2 के घात 2 होना चाहिए, 2 के घात 2 ये जो किया है जाता नहीं है, नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देख लो, 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7, 2 के घात 2 गुणे 5 गुणे 7, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सब पढ़ना है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में मौसा के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में। ये क्या कहता है, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ये कहता है कि जो हमारे पास संख्या है, उन संख्याओं का सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करिए। अभाज्य गुणनखंड में उस संख्या को आप लीजिए जो कि क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, यानी कि कॉमन हमें अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल कर देना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास नंबर है क्या, 8 और 12, 8 और 12 का हमें क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे ये कि 8 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 के घात 3 हो जाएगा। 12 की बात करते हैं भाई, तो 12 क्या हो जाएगा, 2 के घात 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा दोनों संख्या, 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात 3 और 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 के घात 2 गुणे 3 हो जाएगा। एचसीएफ ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, यानी कि 8 और 12 में देखो वो फैक्टर जो कि कॉमन हो, यानी उभयनिष्ठ हो। तो तुम देख रहे हो भाई क्या है, 2 इसमें भी है, इसके भी गुणनखंड में, और इसके भी गुणनखंड में 2 है, तो ये कॉमन हो गया। पावर की बात करते हैं तो सबसे छोटी घात का गुणनफल कर देंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ देखो भाई, तुम अपने पास यहाँ 1 लगा सकते हो, यहाँ भी 1 लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें भी मालूम है भाई कि अगर कोई भी संख्या है, उस संख्या में तुम 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हें वही संख्या मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 10 है, 10 में 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10 ही मिल जाएगा। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है 121 है, 121 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121 मिल जाएगा। ये नर्सरी क्लास का बच्चा भी जानता है, क्लियर है। तो ये क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। हमें इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, उस नंबर को ढूंढो, उस फैक्टर को जो कि दोनों में आया हो, तो क्या है 2 आया हो। और घात की बात करते हैं, नंबर ढूंढते हैं कॉमन, और घात की बात करते हैं तो सबसे मिनिमम घात हम लोग लेते हैं, छोटी घात। तो 2 के घात 3 यहाँ पे है, 2 के घात 2 है, तो सबसे छोटी घात लेना है भाई, तो 2 के घात 2 हो जाएगा। इनटू क्या हो जाएगा, और तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है भाई, 1 कॉमन दिख रहा है, तो 1 को यहाँ ले लो, बस खत्म। 3 तो कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 यहाँ पे है लेकिन इसके गुणनखंड में नहीं है, तो ये हो जाएगा। इसकी पावर की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ही हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4 गुणे 1 यानी कि 4 मिल जाएगा, यानी कि इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भाई एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स
फैक्टर द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर विद द हाईएस्ट पावर। ये क्या कहता है कि हमें दिए गए संख्याओं में सबसे पहले संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे जैसे यहाँ कर रहे थे, और उन सारे संख्याओं का गुणनफल करा देंगे जो कि दिए गए संख्याओं में क्या है, फैक्टर है यानी कि गुणनखंड है। और पावर की बात करते हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं यानी कि लॉसा निकालना है, क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो सबसे ज्यादा पावर लेंगे। जैसे मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ भाई, एलसीएम निकालो, किसका एलसीएम निकालो, 8 और 12 का। तो 8 और 12 का तुम पहले क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। तो यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, कर चुके हैं। तो एलसीएम ये कहता है द प्रोडक्ट, उस चीज का हमें प्रोडक्ट करना है यानी कि उस चीज का हमें गुणा करना है जो कि इन दोनों के फैक्टर में हो। तो देखो दोनों के फैक्टर में क्या आ रहा है, एक 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 1 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 कर देंगे। यही तो दोनों के फैक्टर में नंबर आ रहा है भाई, इस चीज का प्रोडक्ट का। अब पावर की बात करते हैं तो सबसे बड़ी घात 2 का, देखो सबसे बड़ी घात क्या है भाई, 3 है तो 3 हो जाएगा। 3 का सबसे बड़ी घात क्या है, कुछ नहीं भाई, 1 है तो 1 हो जाएगा। 1 का सबसे बड़ी घात क्या है भाई, 1 है तो 1 ही हो जाएगा। इन सबका मल्टीप्लाई कर दो, 1 का 1 यानी 1, और उसके बाद 2 का घात 3 मतलब 1 का 1 का गुणा तुम करोगे 8 में तो 8 मिल जाएगा, 8 तरीके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम तुम्हारे पास 24 आ जाएगा, एचसीएफ क्या था हमारे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड 2023 में पूछा गया, देख लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और झारखंड बोर्ड 2022 में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करिए। इन दोनों संख्याओं का हमें क्या निकालना, एचसीएफ निकालना, और इन्हीं दो संख्याओं का हमें क्या निकालना, एलसीएम निकालना। और यहाँ पे क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है, और हमारे पास क्या है, संख्या क्या है हमारे पास, यहाँ लिख देंगे संख्या। संख्या क्या है हमारे पास, संख्या है 96, ठीक है, और क्या है 404 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या 96 है इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 96 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले 2 से, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये 2 से कटेगा, 2 कम 2 मतलब 12 टाइम। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ये 2 से चला जाएगा 6 टाइम, फिर ये तुम्हारा 2 से कट जाएगा कितना टाइम, 3 टाइम, फिर ये तुम्हारा 3 से 1 टाइम्स कट जाएगा। यानी कि 96 को कैसे लिख सकते हैं, 2 के घात कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 के घात 5 लिख सकते हैं, थोड़े 3 हो गया। अब 404 की बात करते हैं भाई, तो 404 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, 404। तो इसका यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले 2 से काटो, तो 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4, अभी भी ये 2 से कटेगा, कितना टाइम, 2 के 2 ये। अब तुम्हारा किससे कट जाएगा, क्या तुम्हारा ये कट जाएगा 7 से, 7 के 7, ठीक है, 3 बचेगा ना, 11 से नहीं कटेगा, ये 101 से ही जाएगा, 101 से ही जाएगा, हाँ 101 से ही जाएगा भाई, कितना टाइम, 1 टाइम, रोज खत्म। देखो क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं, 7 से करते हो तो 7 के 7, 3 वहां से लेके नहीं कटने वाला है, 11 से कटवे नहीं करेगा, ठीक है, ये 101 से ही कट जाएगा। यानी कि 404 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 के घात 2, 2 के घात 2, क्योंकि 2 2 बार है इंटू 101। पहले दिन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या कर लिए, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख दिए। अब क्या हमें निकालना है, अब हमें निकालना है सबसे पहले एचसीएफ। तो यहाँ पे लिखेंगे एचसीएफ यानी कि मौसक, किसका, 96 और 404 का। तो मौसक क्या होगा भाई, मौसक का डिफिनेशन क्या कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर विथ मिनिमम पावर, विथ क्या भाई, हमें स्मॉलेस्ट पावर का मल्टीप्लाई कराना है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, दोनों में उभयनिष्ठ देखो, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देखो, दोनों के संख्या में वह संख्या ढूंढो जो कि कॉमन हो। तो देखो 2 यहाँ, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 101 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्या है भाई, कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, दोनों के नंबर में आ रहा है। पावर की बात करते हैं तो एचसीएफ निकालते समय सबसे मिनिमम पावर लिया जाता है। तो 2 के घात 5 है, 2 के घात 2 है, तो ये वाला हो जाएगा, तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तुम एक का गुणा करना या ना करना, बात एक ही है, ठीक है। एंड एलसीएम की बात करते हैं, और हमें क्या निकालना है, हमें लॉसा निकालना है, एलसीएम इन्हीं दो नंबरों का, 96 और 404 का। तो लॉसा क्या कहता है, दोनों संख्याओं का जितने भी अभाज्य गुणनखंड आए सबको गुणनफल के रूप में लिख लो दोनों संख्याओं में। तो देखो 2 है, 3 है और 101 है, तो 2 गुणे 3 गुणे 101 है, ठीक है। अब घात की बात करते हैं तो 2 का सबसे बड़ा घात 2 छोड़ो, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ में कम वाले रहते हैं, लेकिन जो एलसीएम होता है इसमें हम लोग
मिनिमम पावर ना लेके मैक्सिमम पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। 2 का सबसे बड़ा घात यहाँ 5 है, 5 हो गया। 3 का घात क्या 1 है भाई, तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 101 का घात 101 है, तो यहाँ पे 1 ही घात रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 के घात 5, 2 के घात 5 मतलब क्या मिल जाएगा भाई हमें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हमें मिल जाएगा 32। क्या मिल जाएगा 32 गुणे 3 गुणे 101। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 303। अब यहाँ पे तुम मल्टीप्लाई करके बताओगे कि इसका आंसर क्या आएगा कमेंट में। जो क्वेश्चन है ये आपके बिहार बोर्ड 2021 2024 के पेपर में पूछा गया, और यही क्वेश्चन आपका उत्तर प्रदेश 2023 में पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या होता है, तुम कहते हो भैया बिहार बोर्ड में कुछ और ही क्वेश्चन पूछता है, यूपी बोर्ड में कुछ और पूछता है, झारखंड में। हाँ भाई देखो ईयर का मेंशन होता है, कभी बिहार बोर्ड में वही क्वेश्चन पहले पूछ लेगा, कभी उत्तर प्रदेश में वही क्वेश्चन बाद में पूछ लेगा। देख रहे हो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 23 में पूछ लिया है, बट यही क्वेश्चन तुम्हारा 2024 में मिल गया। अगर जो बच्चा ये किया रहेगा वो कर ही देगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलो दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखो दो क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होता है भाई कंजुगेटिव, यानी कि एक के बाद एक। जैसे मैं कहूँ भाई एक के बाद क्या आएगा तो तुम कह दोगे 2 आएगा, ठीक है। 2 के बाद क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा। क्रमागत मतलब एक के बाद एक, लेकिन यहाँ पे हमें टू कंजुगेटिव क्या लेना है, इवन नंबर लेना है। सम संख्या का मतलब क्या होता है भाई इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब क्या होता है भाई कि वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, जैसे कि 2 4 6। तो दो क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे छोटा नंबर लेता हूँ 2, तो 2 क्या है हमारे पास ये सम संख्या है। चूंकि क्रमागत लेना है वो भी 2 संख्या, तो 2 के बाद अगला कौन सा आएगा 3, 3 ये हमारा सम संख्या नहीं होता, ये विषम संख्या होता है, तो 4 हो जाएगा। यानी कि 2 और 4 का हमें बताना है भाई एचसीएफ क्या होगा। इन दोनों का हमें बताना है एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो तुम खुद ही देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले 2 का तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे भाई तो 2 ही आ जाएगा, तो 2 के घात 1 हो जाएगा। 4 की बात करते हैं भाई तो 2 दूनी 4 यानी 2 की पावर 2। एचसीएफ क्या होता है तुम भी जानते हो कि दिए गए संख्याओं का वो फैक्टर जो कि दोनों में आया हो, तो दोनों में क्या है भाई 2 आया है। अब पावर की बात करते हैं तो सबसे मिनिमम पावर 1, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तुम हमेशा गांठ बांध लो भाई कि अगर तुम्हारे पास 2 कंसेक्यूटिव संख्याओं का एचसीएफ निकालना है तो हमेशा 2 ही होगा। यहाँ पे मैं कितना बड़ा संख्या ले लूं, जैसे मैं ले लूं यहाँ पे भाई 14 ले लेता हूँ, तो अगला इसके बाद क्या हो जाएगा 14 के बाद कौन सम संख्या आएगा भाई अगला क्रमागत, तो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। यहाँ पे भी तुम एचसीएफ निकालते हो तो यहाँ पर भी तुम्हें क्या होगा भाई 2 ही मिलेगा, क्योंकि कॉमन क्या मिलेगा भाई 2 ही का तो मल्टीपल मिलेगा, कॉमन फैक्टर क्या मिलने वाला है 2 ही मिलने वाला है। तो आई होप तुम समझ गए भाई कि हमेशा ये 2 क्रमागत सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 2 ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी दिख रहा है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2022 में पूछा है, यही क्वेश्चन 2020 झारखंड में पूछा है। जो झारखंड का बच्चा बिहार बोर्ड का बच्चा झारखंड का पेपर किया होगा तो बिहार बोर्ड में आया हुआ तो कर दिया होगा, ठीक है। आरबीएससी में यानी कि राजस्थान बोर्ड 2024 में पूछा है। देख रहे हो भाई एक ही क्वेश्चन है लेकिन अलग अलग बोर्ड में अलग अलग ईयर में पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि P एंड Q दो अभाज्य संख्या है, यानी कि P Q क्या है भाई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है भाई कि P और Q का सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, ठीक है। या दूसरी भाषा में कहा जाए आम भाषा में P और Q जो होगा ये एक से कटेगा और किससे कटेगा भाई खुद से कटेगा, तो इनका एचसीएफ क्या होगा यहाँ भाई। अगर P का कहने कहीं हम लोग फैक्टर की बात करते हैं तो P का फैक्टर क्या हो जाएगा भाई एक हो जाएगा, गुणे एक क्या P खुद ही हो जाएगा। क्यू की फैक्टर की बात करते हैं भाई तो एक हो जाएगा, एक ये खुद ही इसका नंबर हो जाएगा। गुणनखंड मतलब फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या होता है जो संख्या को डिवाइड कर दे। तो पी को कौन कौन संख्या काटेगा भाई एक से कटेगा, एक खुद अपने ही संख्या से कटेगा, तो ये दोनों इसका गुणनखंड हो जाएगा। क्यू की बात करते हैं तो वही। अब क्या हमें निकालना है एचसीएफ निकालना है किसका पी और क्यू का। तो देखो एचसीएफ का मतलब क्या होता है कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर। दोनों में देखो कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है भाई पी क्यू दिख रहा है ना 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो जाएगा पी और क्यू का हमारे पास 1 हो जाएगा। यदि पी क्या है भाई हमेशा याद रखो अगर दो हमारे पास संख्या दोनों संख्या क्या है भाई अभाज्य है तो हमेशा एचसीएफ हमेशा क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई ये तुम्हें एक नया नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है भाई एक तुम्हें नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम क्या है भाई 90 है तो उन दो संख्याओं का गुणनफल बताइए।
यहाँ पे तुम्हें दो संख्या, सपोज करो दो संख्या, एक संख्या क्या है भाई, एक संख्या तुम्हारे पास ए है और एक संख्या क्या है भाई बी है। तो इन दोनों संख्याओं का भाई एचसीएफ दे दिया है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम तुम्हें दे दिया है। एलसीएम तुम्हें क्या दे दिया है, एलसीएम तुम्हें दे दिया है ए कामा बी, इन्हीं दोनों संख्याओं का। तो हमें क्या बताना है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बताना है। तो देखो मैं ये क्यों ऐसे लिखा हूं भाई, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये तुम्हारे एनसीईआरटी के अंदर ये कहता है कि तुम्हारे पास दो संख्या है, एक संख्या ए है एक संख्या बी है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ गुण है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम गुण है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, दो संख्या हमें नहीं मालूम भाई कि वो दो संख्या क्या है, बट उन दोनों संख्याओं का क्या दे दिया भाई, हमें एचसीएफ दे दिया यानी कि मौसा दे दिया। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 15 रख देंगे, गुणा का गुणा संग लगा देंगे। उन्हीं दो संख्याओं का, जो दो संख्याओं का एचसीएफ दिया भाई, उन्हीं दो संख्याओं का हमें एलसीएम दे दिया है, यानी मौसा यहाँ पे लौसा दे दिया है भाई, क्या दे दिया है, 90 दे दिया। इसके लिए हम लोग क्या दे देंगे, 90 दे देंगे बराबर। उन दो संख्याओं का गुणनफल पूछा है, मतलब सपोज करो कि एक संख्या है तो एक संख्या भी है, इन्हीं का गुणनफल बताना है। तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे भाई तो क्या हो जाएगा, 15 9 कितना होता है, 135 होता है। ये जीरो बढ़ा दो तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, 1350 के बराबर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और उत्तराखंड बोर्ड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन नहीं है, एक तरह से कहा जाए ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, ये फार्मूला ही है। और वही फार्मूला जो अभी हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या ए है एक संख्या बी है। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ ऑफ इन दोनों संख्याओं का मौसा गुणे इन्हीं दो संख्याओं का लसा किसके बराबर हो जाएगा, इन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। क्या होता है, दो संख्या है भाई, दो संख्याओं के एचसीएफ गुणे इन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल यानी मल्टीपल के बराबर। ये सिर्फ फॉर्मूला है, ये सिर्फ रिलेशन दो संख्याओं के लिए होता है। इन्हें कि आप तीन संख्या के लिए लगा दे कि एबीसी, तो एचसीएफ ऑफ एबीसी इंटू एलसीएम ऑफ एबीसी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ना भाई सिर्फ दो ही संख्या के लिए। दो संख्या है तो दो संख्या के बीच में रिलेशन बनता है। रिलेशन क्या बनता है, दो संख्या एचसीएफ और एलसीएम। रिलेशन क्या बनता है, रिलेशन ये बनता है कि उन दो संख्याओं का एचसीएफ इंटू उन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम इक्वल टू उन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के बराबर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो संख्या, एक संख्या ए और बी के लिए क्या हमें चाहिए, ए इंटू बी चाहिए, यानी कि उसका मल्टीपल चाहिए, यानी कि गुणनफल चाहिए। तो ये है भाई, तो ये मिल जाएगा ए इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ ए कमा बी इंटू एलसीएम ऑफ ए कमा बी। आओ अपने ऑप्शन में यहाँ पे चेक करते हैं भाई। देखो पहला ऑप्शन में दिया एचसीएफ ए कमा बी, यहाँ पे जमा का दे दिया है, मतलब प्लस का दे दिया एलसीएम ए, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होना चाहिए, सॉरी भाई, ठीक है, थोड़ा हिचकी आ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्शन बी, तो एचसीएफ ए कमा बी गुणा एलसीएम ए कमा बी, भाई यही तो होगा, इसके बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी ही हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे चेक करोगे तो भाई ये तुम्हारे डिवाइड के फॉर्म में दे दिया, ये नहीं होगा। ये कहाँ से ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ये कभी नहीं करेक्ट। अच्छा, जिस बच्चे को कुछ नहीं मालूम रहता है भाई तो क्या क्या कर देता है भाई, इसमें से कोई नहीं, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं है।